नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षण अधिगम। क्या शिक्षण अधिगम जो प्रथम सेमेस्टर में सेकेंड पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराया जाएगा जो 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। ओके फ्रेंड्स, आइए प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये फ्रेंड्स ये प्रथम सेमेस्टर की बात की जा रही है फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड 2024 का जो एग्जामिनेशन 8, 9, 10 को होने वाला है उसके प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के बारे में बात की जाएगी। फ्रेंड्स आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स बता दूं मैं कि इस पेपर में 50 मार्क के पेपर क्वेश्चन रहेंगे। 50 मार्क के क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम मार्क क्या है 50 मार्क है और 2 घंटे का पेपर है। कितना? 2 घंटे का पेपर रहेगा फ्रेंड्स। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपके नंबर 50 में से 25 से कम आ रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे फ्रेंड्स। मीन्स 50% लाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा जिससे कि आपके नंबर 35-45 आने की संभावना रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा दिया है किसने? ऑप्शन ए एलन गेज ने, ऑप्शन बी BF स्किनर ने, ऑप्शन सी BO स्मिथ ने और ऑप्शन डी KP पांडे ने। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी BF स्किनर। क्या है राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी BF स्किनर ने इस परिभाषा को दिया है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि शिक्षण पुनर्वलन आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा BF स्किनर की है। किसकी है? BF स्किनर की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है? शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। क्या शिक्षण का टीचिंग का मूलभूत सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अन्वेषण का सिद्धांत, ऑप्शन सी आगमन विधि का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्रियाशीलता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, ऑप्शन बी उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी पर्यावरण की शिक्षा देना, ऑप्शन डी जनसंख्या की शिक्षा देना। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। क्या? सर्वांगीण विकास करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है तथा बालक के उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करने से है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है फ्रेंड्स कि वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ऑप्शन बी बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, ऑप्शन सी साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि वैयक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य निम्नलिखित है। छात्राओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। क्या? साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आधारित आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो ऑप्शन ए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पे, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान पे, ऑप्शन सी प्राणी विज्ञान पे, ऑप्शन डी जीव विज्ञान पे।
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान समझिएगा। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पे आधारित है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है ऑप्शन ए रास का, ऑप्शन बी नन का, ऑप्शन सी स्मिथ का और ऑप्शन डी मारिस का। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नन का। राइट ऑप्शन बी नन का होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। बचाव निदान का उच्चतम स्तर नन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है क्या। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है ऑप्शन ए शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, ऑप्शन बी छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी गृहकार्य के द्वारा सीखना, ऑप्शन डी भ्रमण के द्वारा सीखना। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्रिया परक शिक्षण विधि का अर्थ है राइट ऑप्शन बी होगा। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि क्रियापरक शिक्षण विधि के अंतर्गत जो छात्र स्वयं से क्रिया करके सीखता है वह ज्ञान अस्थायी होता है, मीन्स परमानेंट होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए प्रश्नों की संरचना, ऑप्शन बी लेखन की स्पष्टता, ऑप्शन सी उचित श्रृंखलाबद्धता, ऑप्शन डी कथनों में तारतम्यता। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उचित श्रृंखलाबद्धता। क्या उचित श्रृंखलाबद्धता। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक उचित श्रृंखलाबद्धता से है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। कहानी कहने में क्रमबद्धता घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर प्रविधि, ऑप्शन बी वर्णन प्रविधि, ऑप्शन सी विवरण प्रविधि और ऑप्शन डी व्याख्यान प्रविधि। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विवरण प्रविधि। क्या राइट ऑप्शन सी विवरण प्रविधि होगा। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह विवरण प्रविधि पर आधारित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गणित किट का उपकरण है। ऑप्शन ए डोमिनोज, ऑप्शन बी बीकर, ऑप्शन सी क्लैंप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डोमिनोज। क्या राइट ऑप्शन ए डोमिनोज गणित किट है। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि गणित किट का उपकरण डोमिनोज उपकरण है। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 11 तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी अधिगम और ऑप्शन डी व्याख्यान। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अधिगम। क्या राइट ऑप्शन सी अधिगम होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिएगा। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अधिगम अस्थायी एवं ठोस होता है। क्या अस्थायी एवं ठोस होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए सौहार्दपूर्ण, ऑप्शन बी नीरस, ऑप्शन सी अनुशासनात्मक, ऑप्शन डी प्रकाशपूर्ण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सौहार्दपूर्ण। क्या होगा राइट ऑप्शन ए सौहार्दपूर्ण होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। क्या है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3 प्रक्रिया समाहित होती है शिक्षण प्रक्रिया में। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन है कि शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों में से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना ये गतिविधियां है। ऑप्शन ए शारीरिक गतिविधि,
ऑप्शन बी मानसिक गतिविधि, ऑप्शन सी शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां, ऑप्शन डी न तो शारीरिक न ही मानसिक गतिविधियां। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां शारीरिक व मानसिक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया ध्यान से देखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए लेख में सुधार करना, ऑप्शन बी दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, ऑप्शन सी सुलेख पर बल देना, ऑप्शन डी गृहकार देना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करने से है। फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। क्या टीचिंग की कोई एक परिभाषा लिखना है। तो क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि शिक्षण को ज्ञान, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ और अनुप्रयोग को सक्षम करने के लिए शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें डिजाइन, सामग्री, चयन, वितरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। क्या मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षण की दो विशेषताएं लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, शिक्षण की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक अच्छा शिक्षक हमेशा ज्ञानवान होता है, वह अपने विषय में माहिर होता है और नवीनतम शिक्षा तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ज्ञानवान शिक्षक छात्र को सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। क्या उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया। संप्रेषण से आप क्या अभिप्राय है। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 19। क्वेश्चन नंबर 19। खेल पर आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखिए। तो आंसर क्या ध्यान से देखिएगा। खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियां मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई है, किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल के द्वारा दी गई है, प्रोजेक्ट विधि जो है किलपैट्रिक द्वारा दी गई है और बेसिक पद्धति जो है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स ये है कि रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। अध्यापक बच्चों के पुस्तकीय, आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। अध्यापक बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ करके उन्हें अध्ययन करवाए। इसके साथ ही कक्षा में रुचिपूर्ण शिक्षण पद्धति जैसे भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी विधि तथा विभिन्न प्रकार की अन्य शैक्षिक गतिविधियां अपनाए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया ध्यान से देखिएगा कि दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखिए। क्या दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान निम्नलिखित हैं। भाषागत अवधारणाओं को समझने के लिए अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। अधिगम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है दक्षता आधारित शिक्षण के अधिगम सभी कौशलों के विकास के दौरान बालकों का आकलन भी करते रहना चाहिए। क्या बालकों का आकलन भी करते रहना चाहिए, असेसमेंट भी करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं क्या है। फर्स्ट क्या है छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियों को शामिल करना ताकि छात्रों के अधिगम के परिणामों को अनुकूलित किया जाए। नेक्स्ट क्या है यह वांछनीय जानकारी प्रदान करता है। क्या वांछनीय जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत
किया गया है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि शिक्षण अधिगम सामग्री 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट क्या है? श्रव्य साधन सामग्री, जो सुन करके सीखा जाता है। सेकंड क्या है? दृश्य साधन सामग्री, जिसको देख करके सीखा जाता है। और क्या है? थर्ड, श्रव्य दृश्य साधन सामग्री, जिसको सुन करके देख करके सीखा जाता है, उसको श्रव्य दृश्य साधन सामग्री बोला जाता है। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? फ्रेंड्स तो आइए नेक्स्ट इसके आंसर को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर क्या? ध्यान से देखिएगा। शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक जब जन्म लेता है तो उसके भीतर क्रियाएं रिफ्लेक्स होती हैं, और इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है, और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। क्या? कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? क्या? पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? फ्रेंड्स तो ध्यान से देखिएगा कि पुनर्बलन कौशल में बच्चों के लिए अधिक से अधिक सकारात्मक पुनर्बलनों का उपयोग करना शामिल होता है। क्या? अधिक से अधिक सकारात्मक पुनर्बलनों का उपयोग करना शामिल है। सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार उदाहरणार्थ भोजन, यौन सुख आदि होता है, और वह प्रवृत्ति है जिसमें उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने को बल मिलता है। क्या? सीखने को बल मिलता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। सहभागी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका आंसर क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सहभागी शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य क्या? इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की क्रियाशील स्थिति में लिखना होता है। क्या? सीखना होता है। क्रियाशील स्थिति में शिक्षार्थियों को अस्थायी ज्ञान प्राप्त कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा कि सहभागी शिक्षण के माध्यम से कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शिक्षार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पॉइंट 5 क्या है? कि शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आगमन विधि क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगमन विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या? एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। क्या? उदाहरणों से नियमों का निर्माण किया जाता है, तो उसको आगमन विधि कहा जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या? नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित होते हैं? फ्रेंड्स आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्या? ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर आधारित हैं। इस शिक्षण सूत्र में बालक जिसे पूर्व में जानता है उसे आधार बना करके अज्ञात चीजों की जानकारी दी जाती है। क्या? अज्ञात चीजों की जानकारी दी जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत से क्या आशय है? फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आंसर फ्रेंड्स ये है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा उस प्रक्रिया में उत्साह के साथ जुड़ जाने के लिए उसमें ललक भी उत्पन्न करती है। यह कार्य कर रहे व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित करती है। क्या? व्यवहार निर्धारित करती है। फ्रेंड्स अभिप्रेरणा के सिद्धांत के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। क्या है? ध्यान से देखिएगा। क्या है फ्रेंड्स? सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत फर्स्ट है। सेकंड क्या है? व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट थर्ड क्या है? क्षेत्रीयता का सिद्धांत। फोर्थ क्या है फ्रेंड्स? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। और फिफ्थ क्या है? मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अध्यापन आदेशात्मक न होकर के निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? ध्यान से इसको स्पष्ट करिए। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स,
क्या है कि अध्यापन आदेशात्मक न होकर के निर्देशात्मक होना चाहिए, वह जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होना चाहिए, मीन्स डेमोक्रेसी होना चाहिए फ्रेंड्स। अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है, जितने भी छात्र हैं सब महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक वह छात्रों के सहयोग पर आधारित वह प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जान करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। क्या उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या है अब ये 31 से लेकर के 40 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स। 31 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। क्या उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, तो क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में उपयोगिता, इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस हो जाता है। क्या संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस हो जाता है और प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में कुशल नेतृत्व का विकास होता है। और संप्रेषण किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का माध्यम क्या माध्यम है। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि संप्रेषण से विद्यार्थियों में रुचि का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, लास्ट है क्या प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर भय को समाप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। फ्रेंड्स क्या है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों के क्या महत्व है, संक्षेप में लिखना है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का महत्व। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से कक्षा अध्यापन में सरसता तथा ग्राह्यता का संचार होता है। क्या ग्राह्यता का संचार होता है। छात्र विषय को भली भांति कम मानसिक परिश्रम से समझ लेते हैं और शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना देता है। कक्षा अध्यापन में शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता एवं महत्व एक अध्यापक के लिए शिक्षण सहायक सामग्री से भी अत्यंत आवश्यक होता है। क्या अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखना जाना चाहिए वो निम्नलिखित हैं। क्या शिक्षण सूत्र फर्स्ट क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे विद्यार्थी जानता है वह ज्ञात कहते हैं और जिसे वह नहीं जानता है वह अज्ञात है। इसमें बालक जिसके बारे में वह जानता है उसे आधार बना करके नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे बच्चे को जोड़ बताना है तो उसे गिनती बताते हुए जोड़ को बताना चाहिए। क्या गिनती बताते हुए जोड़ को बताना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरल से कठिन की ओर। इसके अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह पहले छात्रों को सरल तथ्यों की जानकारी प्रदान करे, पुनः कठिन बातों की ओर बढ़े। जैसे यदि आप बच्चे को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें अक्षर ज्ञान अ आ इ क ख ग इत्यादि सिखाएं और इसके बाद आम, कमल, गाय, नदी जैसे शब्दों का ज्ञान कराएं। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम किसी वस्तु के मूर्त जो दिखाई दे रूप को दिखा करके फिर उसके उन भागों की बातचीत की जाती है जो दिखाई नहीं देती। क्या जो दिखाई नहीं देती है, अमूर्त के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें पहले छात्र को विशिष्ट ज्ञान की ओर ले जाता है, अर्थात छात्र के सामने विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद उसे सामान्यीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों को एकत्रित करते हैं, फिर तथ्यों के विभिन्न घटकों को अलग अलग बांट लेते हैं और उसके बाद एक एक समस्या का समाधान करते हैं। क्या एक एक समस्या का समाधान करते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्या ध्यान से देखिएगा, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रयोग प्रदर्शन, क्या प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना और उससे बच्चों को कोई चीज सिखाना। क्या प्रयोग प्रदर्शन प्रयोग युक्ति क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग विज्ञान के कई प्रकरणों या उप विषयों के शिक्षण में और कई परिस्थितियों में या प्रसंगों में किया जाता है। इसमें अध्यापक किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने व उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना एवं
कार्य प्रणाली की वास्तविक रूप से ज्ञान कराता है। प्रयोग प्रदर्शन युक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। स्पष्ट और अस्थायी ज्ञान, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से बच्चों में स्पष्ट और अस्थायी ज्ञान विकसित किया जा सकता है और इसमें छात्र सक्रिय होकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या सक्रिय होकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानसिक विकास में सहायक, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति बच्चों के मानसिक विकास में सहायक है। इसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने में सहायता मिलती है। क्या सहायता मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बाल केंद्रित शिक्षण तथा शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्या है शिक्षक केंद्रित शिक्षण मीन्स टीचर सेंटर्ड टीचिंग। ओके, बाल केंद्रित शिक्षण मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। फ्रेंड्स क्या है, इसमें बालक निष्क्रिय होता है तथा शिक्षक सक्रिय होता है शिक्षक केंद्रित वाले में। और बाल केंद्रित में क्या है, तो इसमें बालक सक्रिय होता है तथा शिक्षक निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इसमें शिक्षक का निर्णय तथा निर्देश सर्वोपरि होता है, किसमें, शिक्षक वाले केंद्रित में। और फिर क्या है फ्रेंड्स कि बाल केंद्रित में क्या है, इसमें बालक का निर्णय तथा निर्देश सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि यह रैखिक अनुभव होता है, किसमें, रैखिक अनुभव होता है ये टीचर में, टीचर वाले सेंटर्ड वाले में। और यह बहुविधि अनुभव होता है। क्या बहुविधि अनुभव होता है जो चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा। और फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35। बहुकक्षा शिक्षण क्या है, शिक्षण में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बहुकक्षा शिक्षण क्या है, शिक्षण में इसकी उपयोगिता को प्रकाश डालिए। क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि शिक्षण में बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता, एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं में एक साथ पढ़ाना बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में आज भी शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है और सरकार जो है वैकेंसी देना नहीं चाह रही है। फ्रेंड्स अगर सरकार वैकेंसी नहीं देना चाह रही है तो आप ओट से चोट करें तभी समझ में आएगा। फ्रेंड्स 2018 से वैकेंसी 24 हो गया, अब तक वैकेंसी नहीं आई है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अभी से आप सचेत हो जाइए कि सरकार जो हमको वैकेंसी नहीं देगी हम उसको वोट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स आइए जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार होने से नवीन शिक्षण पद्धति बहुकक्षा शिक्षण का विकास हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इस शिक्षण से बच्चों में सामाजिक विकास होता है। बहुकक्षा शिक्षण की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कक्षा कक्ष में शिक्षा उपकरणों का अभाव होता है। क्या कक्षा कक्ष में शिक्षा उपकरणों का अभाव होता है। फ्रेंड्स अध्यापक पर कार्य का भार ज्यादा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि छात्रों को समझाने में सफल न हो पाना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, शिक्षक कक्षा में उपस्थित समस्त छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा कि शिक्षण कौशल में एकीकरण का क्या अर्थ है, कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। एकीकरण का अर्थ चीजों को मिलाना या उन्हें समग्र बनाना है। शिक्षण कौशलों का एकीकरण एक पाठ में उचित शिक्षण कौशल का चयन करना है। सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं है, इसलिए कौशलों का विभाजन किया जाता है और जिससे शिक्षक सरलता से शिक्षण में विषय वस्तु के अनुरूप कौशलों का प्रयोग कर सके। क्या कौशलों का प्रयोग कर सके। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बाल मुकुंद के अनुसार कौशलों का एकीकरण शिक्षण हमें बालकों को उनके अनुभवों के स्तर के अनुसार प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शिक्षण कौशलों के एकीकरण का उद्देश्य, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उत्तम शिक्षण के लिए एकीकरण करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण में अर्जित कौशलों का प्रयोग बृहद शिक्षण में करना। और नेक्स्ट क्या है, उत्तम अधिगम के लिए बृहद शिक्षण में एक से अधिक कौशलों का प्रयोग करने में प्रवीण बनाना। नेक्स्ट शिक्षण कौशलों में एकीकरण करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। एकीकरण में करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या, अधिगम परिस्थितियों की जानकारी होना। क्या अधिगम परिस्थितियों की जानकारी होना। और नेक्स्ट क्या है, विशिष्ट सामान्य उद्देश्यों की पूरी जानकारी होना।
और कौन से शिक्षण का प्रयोग कब करना है इसकी जानकारी होना। नेक्स्ट क्या है, कक्षा वातावरण के अनुसार शिक्षण कौशल का प्रयोग करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया कि देखिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। क्या, अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास, अपेक्षित अधिगम स्तर की धारणा में से लोग सन 1986 में परिचित हुए और प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके महत्व को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने यूनिसेफ के सहयोग से सन 1978 में इस योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया ना, सन 1978 में योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया। ओके फ्रेंड्स, सन 1886 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1886 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कि उस समय आई थी। उसके बाद फिर क्या है, फिर 68 में भी आई थी। उसके बाद फिर 2020 में आई है शिक्षा नीति। ओके फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति के द्वारा इस परियोजना का व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया गया और भविष्य में इन मानकों को औपचारिक और एवं अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों द्वारा समान रूप से अपना लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर की धारणा को विश्व कॉन्फ्रेंस 1990 के में सभी के लिए शिक्षा पर हुई थी बल मिला। उसी समय डॉक्टर R.H. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इससे अपेक्षित अधिगम स्तर अभियोग को ठोस तरीके से क्रियान्वित करने की पर बल दिया गया। क्या, बल दिया गया। इसी आधार पर सन 1991-92 में अनेक अभिनव परियोजनाएं तैयार की गई, जिनमें 3000 प्राथमिक विद्यालयों तथा 25 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000 छात्रों को सम्मिलित किया गया। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइए ध्यान से देखिएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसी को शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, TLM होता है। क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ही TLM बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसे निर्देशात्मक सीखने की सामग्री TLM के रूप में भी जाना जाता है। सजीव निर्जीव वस्तुओं, मानव और मानव संसाधनों सहित सामग्रियों का कोई भी संग्रह है जिसका उपयोग एक शिक्षक शिक्षण और सीखने की स्थितियों में वांछित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण में दृश्य उपकरणों का उपयोगिता। शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता निम्नलिखित क्या, सक्रियता। जब छात्र स्वयं करके देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक और स्पष्ट हो जाती है। पाठ्य पुस्तक जो होती है और स्पष्ट हो जाती है। जैसे अबेकस की सहायता से गिनती सिखाना, इस प्रकार की गतिविधियों से छात्र उत्साहित होकर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं। क्या, सक्रिय भाग लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। रुचि का विकास। क्या, रुचि का विकास, कैसे रुचि लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दृश्य उपकरण जैसे चार्ट, मॉडल, स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों में सीखने के साथ साथ रुचि का विकास होता है। प्रत्यक्ष अनुभव क्या है फ्रेंड्स, तो दृश्य सामग्री के माध्यम से शिक्षार्थियों में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। जिस पाठ्य वस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं उनको चित्र तथा फिल्म की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि वैज्ञानिक आवृत्ति का विकास दृश्य सामग्री को देख करके तर्क करते हैं। यह वैज्ञानिक आवृत्ति की एक रूप है। दृश्य साधनों द्वारा अमूर्त चिंतन व मूर्त चिंतन का विकास होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, शिक्षण में कुशलता। दृश्य सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण में कुशलता आती है और जिसे शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। शिक्षण क्या, और इफेक्टिव बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि शब्दावली में वृद्धि। दृश्य सामग्री को देख करके बच्चों के शब्दावली में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि चलचित्र प्रयोग करते समय बच्चे नए नए शब्द सुनते हैं तथा ग्रहण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक
महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। श्यामपट्ट एक दृश्य सामग्री है। शिक्षण क्रिया के दौरान शिक्षक श्यामपट्ट का उपयोग दृश्य रूप में करता है। मौखिक रूप से किताब के माध्यम से जो चीजें बच्चों को समझ नहीं आती हैं उसे शिक्षक श्यामपट्ट पर लिख करके बच्चों को समझाने में सफल हो जाता है। यही कारण है कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। क्या महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है? कारण क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। इन्हें निम्नलिखित कारण क्या है? पाठ्य वस्तु में रोचकता। बच्चों की कक्षा में श्यामपट्ट एक उपयोगी सामग्री है। बच्चों को कमल के फूल के बारे में बताना है तो श्यामपट्ट पर इसका चित्र बना करके बच्चों को कमल के फूल का मूर्त रूप दिखाया जाता है। इससे पाठ्य वस्तु में रोचकता आ जाती है। क्या आ जाती है? रोचकता आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सीखने में सक्रियता। श्यामपट्ट पर बच्चे सक्रिय रूप से विषय वस्तु को सक्रिय होकर के सीखते हैं। इसका कारण यह है कि किसी को श्यामपट्ट पर मूर्त रूप से दिया जाता है। क्या? श्यामपट्ट पर मूर्त रूप दे दिया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि मानसिक क्षमता का विकास। श्यामपट्ट पर बच्चों को लिख करके समझाने से बच्चों में मानसिक क्षमता का विकास होता है। मानसिक क्षमता के साथ साथ तर्क शक्ति का भी विकास होता है। क्या? तर्क शक्ति का भी विकास होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 जो लास्ट के तरफ प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग, जो खत्म होने की तरफ है। उपचारात्मक शिक्षण के से आप क्या समझते हैं? मंद बुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है फ्रेंड्स? शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के कारणों को ही सही पहचान करके उसका उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जाना चाहिए। क्या क्या है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। अनुकूल वातावरण। क्या है? अनुकूल वातावरण से मंद बुद्धि बालकों बुद्धि लब्धि 70 से कम जिसकी होती है का सही उपचार किया जा सकता है। और वातावरण का प्रभाव बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। क्या? वातावरण का प्रभाव बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुकूल विषय सामग्री। मंद बुद्धि बालकों के लिए विषय सामग्री बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। क्या? बच्चे जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो वाली सामग्री होनी चाहिए। विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए जिसे वह आसानी से सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि समस्याओं का सही पहचान करके सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि बच्चे में कौन सी समस्या, शिक्षण संबंधी समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पठन विकार, डिसलेक्सिया, गणना विकार, डिस्कैल्कुलिया, लेखन विकार, डिस्ग्राफिया। समस्याओं का सही पहचान करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।